हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 40 जिसका नाम है इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसे प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एनकैप्सुलेटेड। अभी सीन क्या है पूरा समझिएगा। चैप्टर का नाम क्या था कि इंडिया के एफर्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके, है ना। तो इसको सबसे पहले टॉपिक के अंदर हम ये बात समझेंगे कि इंडिया में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे इंडिया को 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देखा है। पहला ये कि डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर का मामला। दूसरा आता है एक्सटर्नल, ठीक है, एक तो डोमेस्टिक हो गया, एक हो गया एक्सटर्नल, और तीसरा आता है वो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये 3 पर्सपेक्टिव्स में हम चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरूरत क्या है। जरूरत ये है कि हम ये जो तीनों ही पर्सपेक्टिव्स है ना, इनको हम देखें एक साथ इंटीग्रेट करके, ताकि इंडियन आउटलुक मिल सके इन व्यू ऑफ जो इतने तेजी में ग्लोबल एनवायरनमेंट बदल रहा है। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, आगे हमारे को क्या करना है, चैलेंजेस क्या है इकोनॉमी के आगे, सब कुछ। तो तीनों चीजों को देख के हम समझेंगे इस बात को। हालांकि फर्स्ट वी ऑल्सो नीड टू टेक स्टॉक ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द लास्ट 2 डिकेड्स। मतलब पिछले 20 सालों में जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, पहले आपको इसको देखना है ना। हमने डिस्कस तो करेंगे ना, पीछे पूरा चैप्टर करते हुए आ गए, बट अलग अलग सेक्टर्स में, बीइंग मल्टी सेक्टोरल इन नेचर। अभी समझो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ग्लोबल ट्रांजिशन के बारे में, सब कुछ हमने सारे चैप्टर्स में पीछे करा ही है, आपने भी सारे चैप्टर्स देखे होंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ हमने वो भी डिस्कस करा था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के हमने वो भी चैप्टर पे डिस्कस करा था, सब करा था ना डिस्कस। तो इतना कुछ डिस्कस करने के बाद ये आप कह सकते हो कि ट्रांजिशन टूवर्ड न्यूअर इंडिया, जो हम नए भारत की तरफ बढ़ना, हमारा जो है आउटलुक में हमारा शिफ्ट और अलग अलग ओरिएंटेशन। हमारा जो पहले इकोनॉमी कैसी थी, इनवर्ड लुकिंग थी। हम ये तो देखते थे ना कि हम सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर पे ध्यान देते थे, क्लोज थी, ओपन नहीं थी। फिर हमने धीमे धीमे 1991 के बाद आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमी करी, लिबराइज करा, प्राइवेटाइज करा, ग्लोबलाइज करा चीज़ों को। समझे ना, ये बेस बता रहे हैं यहाँ पे, पूरा कुछ बेस बता रहे हैं कैसे कैसे बदलाव आते गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी कि सरकार अब ज़्यादा जो है वो मार्केट पे ज़्यादा विश्वास करने लग गई थी, प्राइवेट प्लेयर्स पे धीमे 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 ज़्यादा विश्वास करने लगी सरकार की, इनको ज़्यादा रोल देने लगी, मार्केट को भी प्राइवेट प्लेयर्स को भी, है ना, ज़्यादा रोल देने लगी। पहले तो बिल्कुल सब कुछ अपने हाथ में रख के रखा था। तो यहाँ पे था कि भाई एक होलिस्टिक, मतलब हर तरीके से पूरा एक ओवरव्यू, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ये 1991 के बाद शुरू हुआ, जो कि हम जानते हैं LPG रिफॉर्म्स आए, नए रिफॉर्म्स आए। क्लियर। इवन दो ये भी माना जाता है क्या कि जो 1991 के अंदर रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, तब से ही हमारे देश में रिफॉर्म्स आना धीमे धीमे शुरू हो गए। ठीक है, कि मतलब वॉज द बिगिनिंग ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया, रिफॉर्म्स डेट बैक टू प्रीवियस ईयर्स। चलो भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म्स, देखो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 1991 के बाद से ही रिफॉर्म्स आए, बट रिफॉर्म्स पहले से आते रहे हैं। बट लेकिन मामला ये था ना कि इतने छोटे लेवल पे रिफॉर्म्स आते थे कि चेंजेस दिखते ही नहीं थे, और इतने बड़े लेवल पे जब पॉलिसी 1991 की आई तो उसमें चेंजेस दिखने लगे, रिफॉर्म्स दिखे, इकोनॉमी के अंदर दिखे। तो इसलिए हम लोग ये कहने लग गए कि 1991 के बाद से ही रिफॉर्म्स आए, लेकिन रिफॉर्म छोटे मोटे पहले भी आते थे। मगर वही वाली बात है, जिस चीज से बदलाव दिखता नहीं उतने लेवल पे तो उसको काउंट नहीं करा जाता था। अब कुछ दूसरे एस्पेक्ट अगर रिफॉर्म के मैं बता दूं तो वो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो हुई ना, उससे कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत हुई कि भैया यहाँ पे जो है अब इंडिया भी कुछ ऐसा करे ताकि ये क्राइसिस वगैरह जो है थोड़ी सॉल्व हो सके, है ना। तो लोन्स वगैरह जो है IMF से
लिए, है ना, ये इसकी वजह से और ज़्यादा हमारे ऊपर भाई दिक्कत थी, तो ये हुआ कि भाई और रिफॉर्म्स लाए जाएँ धीमे-धीमे, है ना? तो ये आपका वक़्त के साथ, दिक्कतों के साथ-साथ रिफॉर्म्स देश के अंदर आते रहे। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये एक बार आ गए तो रुक जाते हैं। जैसे-जैसे वक़्त की डिमांड चलती जाती है, अगले लेवल में जाने के लिए अपनी इस पूरे जर्नी के अंदर जो हम धीमे-धीमे आगे बढ़ते हैं, तो हर एक लेवल पे हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नेवर एंडिंग है ये, समझे? तो ये पूरी है कहानी। ये कुछ वक़्त तक हो सकता है चीज़ें, अगर रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ रहे हो तो एक स्लो डाउन आएगा, फिर स्लो डाउन के बाद फिर से आप रिफॉर्म लाओगे, फिर से चीज़ें को धीमे-धीमे रिवाइव करोगे और फिर से रिज़्यूम होने लगेंगी। तो ये कुछ कहानी मैंने आपको बताई कि भई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या रोल है, कैसे पास्ट में रहा, कैसे आगे आया, तो एक एक बेस था, कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, क्योंकि किताब में है तो मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट और सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में समझते हैं। हुँ? देखिए, रिफॉर्म्स तो आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सरकार जो है, इनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ टर्म्स का यूज़ करती हैं, है ना? रिफॉर्म्स तो रिफॉर्म्स हैं, वो तो अपने हिसाब से आते हैं, जो बदलाव लाते हैं वो लाते हैं। लेकिन सरकार कैसे समझे, क्या हो क्या ना हो, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ टर्म्स का यूज़ करना शुरू कर दिया है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, जो कि आप हेडिंग के तौर पे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। तो आप कहोगे कि मैम ये फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स क्या है, ज़रा समझाइए? देखिए, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म ये पहले लेवल के, फर्स्ट लेवल के सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन होते हैं। मेनली क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ड्राइव करेगा रिफॉर्म, सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन है, ठीक है? डायरेक्टेड एट एड्रेसिंग द कॉज ऑफ द क्राइसिस, कि इसका किस हिसाब से होते हैं कि जो वजह है क्राइसिस की, जो कॉज है उसको मेन एड्रेस करा जाए, इसके लिए होते हैं। स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज इन डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल हो गया, ट्रेड हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गए इकोनॉमीज के, ठीक है? तो इनमें क्या है क्या नहीं है, इसे सॉल्व करने के लिए होते हैं, चीजें होती हैं। क्लियर है? तो देयर आर ऑल्सो दोज विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद रिलेटिव ईज थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्विक टू डिलीवर द रिजल्ट, है ना? कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स भी होते हैं जिन्हें जो है सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर्स के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस हिसाब से लाए जाते हैं, और ये फटाफट से रिजल्ट आ जाए, इसलिए इन रिफॉर्म्स को लाया जाता है। तो ये कुछ कहानी होती है। हम्म। कुछ दूसरे जो रिफॉर्म्स होते हैं वो भी इम्प्लीमेंट करे जाते हैं ताकि ग्रोथ रेट फटाफट से बढ़ जाए देश के अंदर। इसीलिए तो है ना, कुछ रिफॉर्म्स इसलिए भी आ रहे हैं कि भाई ग्रोथ रेट जल्दी जल्दी देश के अंदर बढ़ जाए। जो गरीबी की दिक्कत है हमारे देश के अंदर, पॉवर्टी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी जो है कुछ रिफॉर्म्स को लाया जाता है। और ये वाले जो रिफॉर्म्स होते हैं, है ना, अब ये मेन रिफॉर्म्स आ रहे हैं ना, इनको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म। तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला मैंने बता दिया। तो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म इन सब से रिलेटेड होते हैं। और ये रिफॉर्म जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स होते हैं ना, ये इकोनॉमी के अंदर तक, मतलब प्रोडक्ट मार्केट तक ही सीमित नहीं होते और अंदर तक जाते हैं। इसमें ये होता है स्टेट की, राज्य की सरकारें जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। सबका, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सबका इन्वॉल्वमेंट है, सबका अग्रीमेंट है ये बीच में, है ना? और इनमें वक्त भी बहुत लगता है। ऐसा नहीं होता कि बस अपने आप एकदम क्विक वाला हिसाब किताब नहीं होता है, जैसे कि पहले वाले में था। ये धीमे-धीमे होंगे, कुछ नए अमेंडमेंट्स लाए जाएँगे, कुछ नए लॉज़ लाए जाएँगे, अलग-अलग एक्ट्स के तहत चीज़ें होंगी। क्लियर? तो जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की हमने बात करी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं है, बल्कि ये अब डेवलपमेंट ड्रिवन है। कैसे है? डेवलपमेंट ड्रिवन, क्योंकि देखो गरीबी हटना, अनएम्प्लॉयमेंट हटना, सब डेवलपमेंट की तरफ जाता है ना। इनका एम क्या होता है? एम ये होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तेज़ी से हो। ये अलग-अलग जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारी भारत की इकोनॉमी को दिक्कत दे रही हैं, अफ़ेक्ट कर रही हैं, उन सब का सॉल्यूशन निकालना, है ना? इनका उद्देश्य होता है। जितना जल्दी हो सके उतना निकालना। और मेन फ़ोकस जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स का होता है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या, कि जैसे कि गरीबी को हटाने के लिए पॉलिसीज़, है ना? पॉलिसीज़ टू रिमूव पॉवर्टी, या फिर गरीबों को कैसे हम सशक्त कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कैसे मजबूत करें। दूसरा ये कि ऐसी पॉलिसी जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, सोशल सिक्योरिटी बढ़े गरीब लोगों के लिए। तीसरे नंबर पे ये कि सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स, ताकि भाई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि नॉलेज का डेवलपमेंट हो, स्किल्स का डेवलपमेंट हो, एफिशिएंसी और बढ़े। कैसे कि एफिशिएंसी वगैरह कैसे बढ़ाओगे आप?
खुद इमेजिन करो कि सोचो अगर डेवलपमेंट नॉलेज का करना है तो एजुकेट करोगे ना लोगों को, तो एजुकेशन से, हेल्थ से, हाउसिंग फैसिलिटी देके कि भाई कि लोगों के पास छत होगी, लोगों की हेल्थ बढ़िया होगी, वाटर सप्लाई बढ़िया होगी, साफ सफाई होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके जीने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा। उसके बाद कुछ फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है। अब देखो फिस्कल डेफिसिट कम करके कि भाई यहाँ पे टैक्स को इंक्रीज करो, नॉन टैक्स रेवेन्यू से पाओ ताकि लोन वगैरह ना लेना पड़े, एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना सरकार करे, है ना, कि भैया जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, देखो ऐसे समझो कि कुछ अगर फालतू चीज़ों में सरकार खर्चा कर रही है तो वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है जिससे सरकार को पलट के रेवेन्यू नहीं मिलता, तो इस पर सरकार कम खर्चा करे, तो इससे देश और मजबूत होगा। सब्सिडी थोड़ी कम हो, सब्सिडी तो फालतू है एक तरीके से, भाई गरीबी से उठाने के लिए तो दी जाती है, लेकिन ये तो एक तरह से सरकार पे बर्डन है ना, तो लोगों को इतना एम्प्लॉयमेंट तो इतना मजबूत बनाओ कि उनको सब्सिडी देने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो ऐसे कुछ करके आप कर सकते हो चीज़ों को। उसके बाद अब क्या करोगे? उसके बाद ये कि भाई फिस्कल डेफिसिट को यहाँ 3% तक रख दो, जीडीपी का 3% तक ही फिस्कल डेफिसिट रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और 2% तक रहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उससे ऊपर ना हो ताकि भाई कर्जे में न लग जाए सरकारें। उसके बाद जीरो रेवेन्यू डेफिसिट रहे। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर को और बढ़ाओ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, है ना, इसलिए कि भाई एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो बहुत बढ़िया, रूरल का डेवलपमेंट हो, क्योंकि हमारा तो ये कृषि प्रधान देश है एक तरीके से, गांव और ये खेत खलियान, तो हमारे लिए एग्रीकल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर पे ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझे, इस बात को समझते जा रहे हो ना। उसके बाद भाई डिसइन्वेस्टमेंट के जो प्रोग्राम है भाई वो चलाइए, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, कि जो ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जहाँ पे लॉस हो रहा है वहां से उनको थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ये डिस इन्वेस्टमेंट हुए, है ना, ताकि प्राइवेट प्लेयर अपने हिसाब से प्रॉफिट उसमें करेंगे, जो नहीं आप चला पा रहे हो वो दो। उसके बाद जो सब्सिडीज नॉन मेरिट गुड्स पे होती हैं उसे आप खत्म करो, जो हिडन सब्सिडीज हैं, है ना, उसे आप खत्म करो, ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा जो सेक्शन सोसाइटी का उसको फायदा हो। और हाँ, एक खासकर लेबर लॉस में रिफॉर्म्स लाने की बहुत जरूरत है। तो मेन जो डिफरेंस आ गया ना दोनों के बेसिस में, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में, वो आप देख रहे होगे प्रायोरिटी है ना, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से आसानी से यहाँ पे डिलीवर करना है, हमने इस बात को देखा और अच्छे तरीके से समझा। क्लियर। अब आगे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। समझते हैं। देखिए देखिए ज्यादातर मतलब आप बता रहे हैं ना इकोनॉमिक रिफॉर्म जो भी इंडिया के अंदर आए हैं उसके बारे में बताया जाए, कैसा लगे, कैसे रहे, क्या नहीं रहे। तो बेस से शुरू करें तो 1991 के बाद, है ना, 1991 के बाद जो भी रिफॉर्म्स आते गए उन्हें फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बोला, अगर मोटा मोटा कह दें तो। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में एक्सेप्शन कुछ जगह का था कि भाई आप कुछ जगह पे तो सेकंड जनरेशन बोलने लगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पे फर्स्ट जनरेशन बोल रहे थे। ज्यादातर फोकस जो था वो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पे था, सेकंड जनरेशन का एक्सेप्शन समझ लो आप। ठीक है। अब ज्यादातर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन थे, है ना, इनका इन्हीं के एरिया में आ रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रही थी। और हमने कुछ जो पुराने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा है ये कहाँ पे किस सेक्टर वाइज हमने सब कुछ जाना है, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे। इसके अंदर मेन मोटी चीज़ें जो यहाँ हैं वही मोटा मोटा समझेंगे कि भाई आखिरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या रहा, कैसे, क्या फ़ायदा क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा आपको बताऊँ तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 की आई थी, जिसे हम लोग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। ये ऐसा कह लो कि भाई इसने कुछ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को एकदम मिलाया झुलाया, है ना, जो आपका प्राइवेट सेक्टर का रोल था उसे बढ़ाया। उसके बाद कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को यहाँ पे लेकर आई, है ना, कि भाई अब चीजें जो हैं वो अच्छी आसानी से होने लग गई। और इसने ये भी कहा कि अब आप प्राइवेट सेक्टर और ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का बढ़ेगा तो भाई यहाँ पे चीज़ें भी बढ़ती हैं, इनोवेशन भी बढ़ता है, अपने यहाँ से काम अपने हिसाब से लोग काम करते हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। ठीक है, ज़्यादा मैच्योरिटी है, ज़्यादा मतलब आप कह लो, और उनकी प्रेजेंस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो प्राइवेट सेक्टर्स है हर एक सेक्टर में इकोनॉमी के उनका जो है इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो कोर इंडस्ट्रीज हों जैसे कि ऑयल हो गई, पावर हो गई, या दूसरी कुछ क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हो, सबके अंदर प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन करा गया। तीसरे नंबर पे ये कि
यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस को और डाइवर्सिफाई करा गया, इसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करे जाने लगे। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अब एक साथ ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था। इससे क्या कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी है ना हमारे देश के अंदर, कि भाई सोशलिस्टिक भी है और कैपिटलिस्टिक भी है, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। ये कैरेक्टर साफ साफ झलक आने लगा। प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद इसने काफ़ी मदद करी है। प्राइवेट सेक्टर ने क्या मदद करी है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ कराने में मदद करी है, क्योंकि हर चीज़ सरकार अपने पास रख लेगी तो कैसे काम चलेगा, सब कुछ थोड़ी ना कर पाएगी। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इसने बहुत ज़्यादा मदद करी। प्राइवेट सेक्टर ने जो है और ये करा कि ग्लोबल प्लेयर्स बने ये इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे हमारी जो टाटा कोरस जैगुआर है ना, ये आप देखते हो, टीसीएस है, वीडियोकॉन है, ओएनजीसी वगैरह है। तो ये सब देख रहे हैं ना, इन लोगों ने काफ़ी नाम कमाया। पब्लिक सेक्टर को भी आज़ादी दी गई इस बात के लिए कि आप आराम से भाई फ्लेक्सिबल तरीके से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करो। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स जो लाए गए। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया जो है ना, इंडिया एक मार्केट इकोनॉमी के तौर पे आई, जिसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो वहाँ पे जो आपका प्राइजेस थे वो मार्केट डिटरमाइंड थे, मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को जो है जब डिसाइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पेट्रो गुड्स, कुछ पेट्रो गुड्स को छोड़ के बाकी गुड्स के लिए ये चीज़ रखी गई। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा, उनकी ग्रोथ बढ़ी। पिछले 20 सालों में हम ये बात देख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ रेट इन्होंने दिया है। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इकोनॉमी के अंदर वो भी जो है 10% रहा ओवरऑल ग्रोथ का। ठीक है, लेकिन अभी समझो, रियलिटी इज़ नॉट टू डिस्टिंक्ट इन फ्यूचर। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ अलग नहीं होगा, रियलिटी भी धीमे धीमे अगर हम कहें तो बढ़ेंगी ही चीज़ें, खराब नहीं होंगी। तो ये हमने जाना, जो रिव्यू हमने देखा। अब देखो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कहाँ होंगे? फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंकिंग वगैरह में। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिले, और ये ज़्यादातर जो आए वो आपका नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन से आए थे। बहुत फेमस कमेटी रही थी। तो पहला तो ये कि प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स को आसानी से एंट्री देना बैंकिंग सेक्टर में। तो ये रिफॉर्म का पार्ट था कि आज की डेट में आप देखते हो इतने सारे प्राइवेट बैंक्स हैं हमारे यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं पब्लिक बैंक्स के साथ। और मैं पर्सनली कहती हूँ भाई, पब्लिक जो सेक्टर के बैंक्स हैं उनसे तो बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक ले लीजिए, चाहे वो आईसीआईसीआई ले लीजिए। अभी पब्लिक सेक्टर वाले के यहाँ जाएंगे तो वो आपको एक लोन देने के लिए छिका मारेंगे, लेकिन अभी आप इनके यहाँ जाएंगे तो आपको आराम से देंगे। हाँ, इनका प्रॉफिट मोटिव होता है तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा ये कि पब्लिक सेक्टर को ऑटोनॉमी दी गई है ना, कि आप कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करिए। ऐसे पॉलिसीज आप अपना कर सकते हो, ऐसा फ्रेम बना सकते हो जो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हो। हाँ, लेकिन जो आरबीआई ने फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा है उस पे बेस्ड होनी चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ भी मत कर दीजिएगा। तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट रेट्स, चाहे वो डिपॉजिट्स के लिए हो और चाहे लोन्स वगैरह एडवांसेस के लिए हो, ये डीरेगुलेट करे गए। मतलब हर बैंक अब अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकता है। वो आप देखते ही हैं, कोई बैठा 36% ले रहा है तो कोई बैठा 9% ले रहा है, तो कोई बैठा 6 ले रहा है, तो कोई बैठा 12 ले रहा है। अब वो बाद में बताते रहते हैं कि हम आपको जो है कुछ कंसेशन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो एक अलग की बात है। इसी तरह से लेंडिंग रेट्स, जब लोन वगैरह देने की बात है तो भी फ्री है डिसाइड करना इंटरेस्ट रेट को। तो सेविंग्स पे भी डिसाइड है, कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं। कुछ लेंडिंग के लिए भी डिसाइडेड है कि जो ज़्यादा पे लेंड कर रहे हैं, कुछ कम पे दे रहे हैं, है ना। इनको अपना लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को पब्लिश करना होता है, और दे वुड चार्ज टू देयर बेस्ट क्लाइंट्स नोन एज बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका, अभी फिर समझो, इन रिस्पेक्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स, जब लेंडिंग रेट्स की बात आती है लोन वगैरह की, ठीक है, बैंक्स फ्री होते हैं डिसाइड करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को कि वो क्या चार्ज करेंगे, और दे हैड टू पब्लिश द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हें पब्लिश करना पड़ता है। दे वुड चार्ज, जो वो चार्ज करेंगे अपने बेस्ट क्लाइंट से, जिन्हें बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेंचमार्क्ड प्राइम लेंडिंग रेट, BPLR। तो आरबीआई ने बैंकों से कहा कि आप बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है अडॉप्ट कर लो,
कि कोई भी लेंडिंग जो है, जो बैंक करते हैं लेंडिंग, वो उसके नीचे नहीं करेंगे। जैसे मान लो एक रेट कह दिया, मान लो कि 9%, ठीक है, तो हर एक बैंक जो है वो 9% से कम नहीं लेंडिंग करेगा, मतलब मार्केट खराब होने वाली बात हो जाएगी ना, नहीं तो इसलिए 9% से कम नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, तो आरबीआई ने कहा कि आप एक बेस रेट मान लो, उससे कम कोई बैंक लेंडिंग नहीं करेगा, वो पब्लिश हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद क्या, उसके बाद बैंकिंग को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया। कुछ ये कहा गया कि चाहे गुड हो या एज वेल एज बैड एसेट हो, सब कुछ आप डिस्क्लोज करिए। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन और यूनिफॉर्म इनकम रिकॉग्निशन हो, एसेट क्लासिफिकेशन हो, कुछ प्रोविजन नॉर्म्स लाया गए बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो ये सब अच्छी बात है। और पहली दफ़ा एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दी गई एनपीए को। अब एनपीए तो आजकल हर बच्चे को पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि यहाँ पे देश के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत इसकी जो है सामने है। तो इसे कहते हैं कि भाई नोन एज 90 डे नॉर्म्स। अभी तो मैंने उस दिन पढ़ा था कि किसी बैंक में क्या नया अपडेट भी आया है कि अब बैंक जो है वो हर दिन के हिसाब से एनपीए देखेंगे, ऐसा कुछ भी करेंगे, कि एनपीए की दिक्कत बहुत बढ़ रही है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इफ नॉट रिसीव विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम वुड नीड टू बी क्लासिफाइड एज एन एनपीए, कि भाई 90 दिनों के भीतर अगर इंटरेस्ट लोन का नहीं मिला तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्योंकि पहले ये जो विजय माल्या वाले भाग गए ना, सिर्फ इसलिए कि भाई आ जाएगा पैसा, आ जाएगा पैसा, आ जाएगा, और पैसा आया नहीं। उसके बाद ये भी कि ये बात समझ के कि बैंक का बिजनेस होता है रिस्की, है ना, और लेंडिंग करी है तो रिस्क है ना, और बैंक को भी अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। तो कुछ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना, अभी हम आपको सब बाद में बताएंगे, अभी आप समझ लीजिए सब कुछ अच्छे नॉर्म्स वगैरह भी अडॉप्ट करेगा। तो मेन मुद्दा मोटा मोटा ये रहा, ऑब्जेक्टिव ये था कि कंपटीशन हो बैंकिंग सेक्टर में, अच्छे प्रोडक्ट भी दें कि भैया लो क्रेडिट कार्ड भी ले लो, इंश्योरेंस भी ले लो, जी चलोगे तो भी इंश्योरेंस है, मरोगे तो भी इंश्योरेंस है, अच्छी सर्विसेज हो कि लो अंगूठा लगाओ और तुम एटीएम से पैसे निकाल लो, है ना। तो सब कुछ एक बढ़िया प्रोडक्ट दें, इकोनॉमी की जो नीड है, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, इंडिया जैसी इकोनॉमी को भाई जो भी फाइनेंशियल नीड है वो भी पूरी हो, और बैंक्स वगैरह बड़े बड़े जो हैं वो स्टेबल भी रहें, है ना, बड़े बैंक्स भी आए ताकि भाई ग्लोबल बैंक्स वो बने। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए थे बाय मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा। ये पहली बार ऐसा था कि इंश्योरेंस सेक्टर भी अब ओपन हुआ था प्राइवेट सेक्टर के लिए पार्शली, है ना। और पहले क्या था कि इंश्योरेंस सेक्टर पूरी तरह से गवर्नमेंट डोमिनेटेड था। अब जो मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद से इंश्योरेंस सेक्टर को भी कहा आइए, थोड़ा सा आइए, योगदान दीजिए, प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट मिला। तो ये कुछ कहानी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, समझे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है रीसेंट मेजर्स टुवर्ड्स बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को लेके भी रिसेंटली क्या कदम उठाए गए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जैक्ट गाइडलाइंस है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेके, उसमें ये है कि टारगेट ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, जिसे हम लोग CEOBE बोलते हैं, जो भी हायर हो, इसे कहा गया है कि ये इतनी जो है लेंडिंग आप करेंगे वीकर सेक्शंस को, गरीब लोगों को, कितनी कि 10% आप ANBC का मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, या फिर आपका CEOBE का मतलब क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का, जो भी ज्यादा होगा 10% निकालने पे उतनी आप लेंडिंग करोगे वीकर सेक्शंस को। तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, रिजर्व बैंक ध्यान रखेगा, मॉनिटर करेगा कि बैंक की परफॉर्मेंस कैसी है प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स को लेके, सब टारगेट्स को लेके, और ये हर क्वार्टरली बेसिस पे भी देखेगा और हर एनुअल बेसिस पे भी, मतलब पूरे साल में भी देखेगा और हर तिमाही भी देखेगा। तो एज रिपोर्टेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं इन्होंने अपना टारगेट मतलब पूरा कर लिया, और यहाँ पे एडवांसेस जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर थे, वीकर सेक्शंस को जो इनको देने थे, वो आए 10.33% 2016-17 में, और ये 10.74% रहे 2017-18 में। चलो तब का ही डेटा दिया हुआ है, अभी भी है ही, चल ही रहा है। अभी तो मैं आपको कहानी समझाऊंगी एक स्पेशल वीडियो बना के, बहुत अच्छी, मुद्रा लोन से रिलेटेड। चलिए, तो बैंक को मजबूत करने के लिए, और ये भी कि भाई
एक प्रॉपर अच्छी बैंकिंग हो, अच्छा बैंकिंग कल्चर हो, सरकार ने क्या किया, सरकार ने 4 आर्स की अप्रोच फॉलो करी। अब ये 4 आर कौन-कौन से हैं? तो पहला आर तो कहता है रिकॉग्निशन, दूसरा आर कहता है रेज़ोल्यूशन, तीसरा आर कहता है रिकैपिटलाइजेशन और चौथा आर कहता है रिफॉर्म्स। तो ये 4 आर्स की अप्रोच सरकार ने यहाँ पे फॉलो करी। बहुत सारे कदम उठाए गए कि किस तरीके से हम इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अच्छी फंक्शनिंग करें, इनकी फंक्शनिंग प्रमोट करें। जैसे कि आपको समझाती हूँ, सबसे पहला तो जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनका एक्सेस और ज़्यादा अच्छा हो कि बंदा घर में बैठा-बैठा बैंकिंग कर ले, मोबाइल के थ्रू कर ले, डिजिटल बैंकिंग और ज़्यादा हो, कस्टमर को आसानी होनी चाहिए। आज आप देखते हैं अपने मोबाइल से आप पैसा भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अपने मोबाइल से आप पासबुक भी डाउनलोड कर लेंगे, सब कुछ अपडेट हो जाएगा, अपडेटेड चीज़ें आपको मिल जाएँगी, आपका पूरा बैंक स्टेटमेंट निकला आ रहा है ना? तो ये सब फ़ायदे दिख रहे हैं ना आपको। दूसरे नंबर पे ये कि सीनियर सिटीजन्स की एक्सेसिबिलिटी और आसानी से हो, है ना? या डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, उनको भाई ऑनलाइन अपडेट मिल जाए पेंशन, लाइफ सर्टिफिकेट्स वगैरह की, ताकि भाई उनको भी 10 बार बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े। तीसरे नंबर पे ये कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, मतलब एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लार्ज कंसोर्टियम लोन्स का बाय रिस्ट्रिक्टिंग नंबर ऑफ लेंडर्स इन कंसोर्टियम एंड बाय अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो भैया देखो, जो भी लोन्स वगैरह का सीन है उसमें लेंडर्स का रिस्ट्रिक्शन हो, है ना, हर बंदा उठा के लोन भी ना दे, सब मिलजुल के यहाँ पे काम करें और एफिशिएंट इतनी चीजें हों कि जो कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो हों उसके अंदर। ठीक। चौथे नंबर पे strict segregation of pre and post sanction rules and responsibility for enhanced accountability। कि भैया देखो, सबका रोल कैसा होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, सबका रोल प्रॉपर तरीके से अलग अलग होगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होंगी, ताकि सबकी अकाउंटेबिलिटी उस हिसाब से हो कि इसने ये काम किया था तो ये इसके लिए अकाउंटेबल है। उसके बाद रिंग फेंसिंग ऑफ कैश फ्लोस, टेक्नोलॉजी का यूज, कॉम्प्रिहेंसिव डिलीजेंस का यूज अक्रॉस डेटा सोर्सेस। भाई लैंडिंग वगैरह की जब बात करते हैं तो प्रॉपर तरीके से लैंडिंग हो तो यहाँ हर चीज़ का हम डेटा उनका निकाल सकें। अभी आप देखो ना, बैठ के अगर आप चीज़ें करते हो, इसको तो हटा दो इस पॉइंट को, ऐसे भी नॉर्मल मैं बताऊं तो आपका जो नैच वगैरह साइन होती है, पहले अगर आपने आज से 8-9 साल पहले कुछ फाइनेंस कराया होता होगा तो ईसीएस के लिए बड़ा सा डॉक्यूमेंट साइन कराते थे, हर एक पन्ने पे एक साइन होता था। आज की डेट में क्या है, सब कुछ ऑनलाइन करा, वहीं से आपका नेट बैंकिंग के थ्रू सब कुछ जो है आपका डेटा वगैरह निकाला, कैसा आपका ट्रांजेक्शन रहा था और आखिरी में फॉल्स या फिर ट्रू निकल के आ गया, है ना? तो ये एक है। उसके बाद सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, वन टाइम सेटलमेंट मैकेनिज्म हो, ऑटोमेटिक अपने आप एस्केलेशन हो जाए, मॉनिटरिंग अपने आप चले, और लोन्स की मॉनिटरिंग, जो लोन्स 250 करोड़ के ऊपर होते हैं उनकी मॉनिटरिंग कुछ स्पेशलाइज एजेंसी करें, ताकि भाई बाद में घपला ना हो सके, जैसे विजय माल्या, ठीक है, या इतने सारे लोग हैं, मोदी, नीरव मोदी। तो भाई उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेस असेट मैनेजमेंट वर्टिकल्स होने चाहिए बैंक्स के अंदर, ताकि जो रिकवरी होती है ना स्ट्रेस अकाउंट की, प्रॉपर उसकी रिकवरी हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो। उसके बाद आपका जो है इंस्टीट्यूशंस और इम्प्लीमेंटेशन जो रिस्क एपेटाइट फ्रेमवर्क के हों, ताकि देखो जो रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करा जा सके, प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करा जा सके, है ना? ये जो कोई भी लैंडिंग हो जाती है उस लैंडिंग पे ध्यान हो, प्रॉपर रिस्की चीज़ें ना हो, समझे? उसके बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर असेट फॉर स्ट्रेंथनिंग कैपिटल बेस, कि जो नॉन कोर असेट हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर आप मोनेटाइज करें ताकि जो हमारा कैपिटल बेस है वो और मजबूत हो। इसके साथ जो आपका एमएसएमईज के लिए काफ़ी चीज़ें करी गई कि फास्टर बिल रियलाइजेशन हो एमएसएमईज के लिए थ्रू डिस्काउंटिंग बाय बैंक्स ऑन अ ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम, TREDS। उसके बाद आप बोरोवर्स तक प्रॉपर पहुंच सकें, है ना, क्लस्टर बेस्ड फाइनेंसिंग हो एमएसएमईज को, सब कहने की बातें। अभी लोन लेने जाओगे ना, ये तो प्रैक्टिकल यहाँ लिखा है, बस बहुत सारी है, लोन लेने जाओगे तो अभी, खैर अभी की मैं बात कर रही हूँ, कोरोना के पहले तो चलो बुला बुला के दे रहे थे, अभी जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिलेगा, सब बातें हैं। तो अभी खैर कह रहे हैं तो हो सकता है आज से आने वाले कुछ सालों बाद कुछ अच्छा हो ही जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज को और ज़्यादा
डेवलप करना, है ना, कि जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको रिवॉल्व करा जाए, अच्छा जो है इनेबल करा जाए स्पेशलाइजेशन थ्रू जॉब फैमिलीज, रोल बेस्ड लर्निंग फॉर एग्जीक्यूटिव्स। तो ये सारी अच्छी अच्छी बात है। उसके साथ क्या करें कि सारे अकाउंट जो 50 करोड़ से ऊपर रुपए के हैं, है ना, उन सबको प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव चेक करना, है ना। जो अकाउंट्स यहाँ पे एनपीए बन गए हैं, दैट टर्न एनपीए बीइंग चेक्ड फॉर विलफुल डिफॉल्ट एंड फ्रॉड, है, ये सब समझो प्रॉपर तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं घपला घुपला क्या हुआ इसमें जो एनपीए हुए। उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर एमएसएमई लोन्स अप टू 1 करोड़, इसके लिए एक पोर्टल निकाला है इन्होंने, पीएसबी 59 मिनट्स पोर्टल, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो लोन अभी मेरी फ्रेंड को ही चाहिए था, वो अभी के टाइम पे उसने काफ़ी कुछ ट्राई करा, है ना, उन्होंने बताया भाई पीएसबी के पोर्टल पे जाइए। अब कहीं पे जीएसटी कंपलसरी कर दी है, और मुझसे बात है कि नॉर्मल सा जो बंदा है वो जीएसटी नहीं लेके बैठा हुआ, उसकी 20 लाख से कम की सेल है। तो बहुत सारे अभी ग्राउंड लेवल पे रिफॉर्म्स लाने की तो हद से ज़्यादा ज़रूरत है ना। अब खासकर इस कठिन दौर में। चलिए, और भी कुछ तारीफें लिखी हुई है, जैसे कि गवर्नेंस को प्रोफेशनल तरीके से और बढ़ाना, स्ट्रेंथन करना। उसके बाद आपका टॉप लेवल अपॉइंटमेंट जो कि होल टाइम डायरेक्टर्स का है, उसमें भी सही 60 लोगों को रखना। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं, उनमें भी देखिए कि भाई जो ये सिलेक्शन हो वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के थ्रू हो, है ना। इंस्टीट्यूशंस ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सटेंशन इन इन होल टाइम डायरेक्टर्स, जो अपॉइंटमेंट है, बायोफिकेशन है आपका पोजीशन का, चेयरमैन की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, ये सब अलग हो, है ना, कि भाई इनटू दोज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड एमडी एंड सीईओ, तो ये सब बाइफरकेशन हो, ताकि भाई मिलजुल के सारे घपला ना करने बैठ जाएं। ये भी एक दिमाग में बात होती है। अब देखिए 4 आवर्स की तो बात है ही, जो हमने आपको बताया, इस अप्रोच की बात तो हमने जो करी वो है ही। इसके साथ सरकार ने बहुत सारे ऐसे भी कदम उठाए ताकि यहाँ पे जो नॉन परफॉर्मिंग असेट जो पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं, इनका कैसे रेजोल्यूशन किया जाए, है ना, ओवर द 4.5 फाइनेंशियल ईयर पीरियड में ऐसा किया, एंडिंग सितंबर 2018। अभी इन्होंने क्या करा है देखो 18 तक, कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर आए थे 2016 में, है ना। हाल ही में इसको रिप्लेस करने के लिए 2020 का आया, लेकिन अभी फिलहाल मैं 2018 तक बता रही हूँ। तो 2016 में बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाए। अब इसमें ये था कि मैनेजमेंट ले लिया जाएगा, है ना, उन जो कॉर्पोरेट डेटर्स का। स्टार्टिंग में ही जब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू होगा तो मैनेजमेंट ले लेंगे, पता तो चले आखिरकार क्यों घपला इतना बड़ा हो गया। दूसरे नंबर पे कि यहाँ पे जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं इनको हटाया जाएगा पहले, जो भी लोग एनपीए से एसोसिएटेड हैं उनको यहाँ पे हटाया जाएगा रेजोल्यूशन प्रोसेस से, ठीक है। तो इसने भाई ये जो फंडामेंटल चेंज है डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप में, ये थोड़ा बदलाव आया। तीसरे नंबर पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो हमारा 1949 का है, इसे भी अमेंड करा गया ताकि यहाँ पे आपका ऑथराइजेशन दिया जाए आरबीआई को कि आप डायरेक्शन दीजिए बैंक्स को कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इस आईबीसी के अंदर, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर शुरू करा जाए। चौथे नंबर पे स्क्रूटनी हो, ठीक है, प्रॉपर चेक हो, स्क्रूटनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन हो फाइनेंशियल असेट्स का, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट का। क्या है? फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट जो है, इसको यहाँ पे अमेंड करा जाए, ठीक है, और ताकि यहाँ पे इसे और इफेक्टिव बनाए, ज़्यादा प्रोविजन हो 3 महीनों की, 3 महीनों की क्या मतलब 3 महीनों का जेल हो अगर मान लीजिए कि बोरोवर जो है वो असेट की डिटेल्स नहीं दे पाता है, या फॉर द लेंडर टू गेट पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी विद इन 30 डेज। तो भैया अगर नहीं ये पोजेशन पाता है लेंडर, जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है 30 दिनों के भीतर इसको जो है पोजेशन नहीं मिलता है, तो 3 महीनों की जेल का इसमें प्रावधान था। और 5वें नंबर पे यहाँ पे 6 न्यू डेटर रिकवरी ट्रिब्यूनल, 6 नए डेटर्स रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को जो है स्टैब्लिश करा गया ताकि फटाफट से रिकवरी हो सके। तो देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म एजेंडा है उसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक ने यहाँ पे स्ट्रेस्ड असेट मैनेजमेंट वर्टिकल्स को बनाया ताकि फटाफट से रिकवरी हो,
और प्री और पोस्ट सैंक्शन फॉलो अप रूल्स हों कि भैया जब भी पैसा करा जाए सैंक्शन, तो प्री और पोस्ट दोनों यहाँ पे फॉलो अप्स हों कि भाई कैसा क्या प्रोसेस रहा, ताकि देखो ध्यान तो रखे ना पैसा देने के बाद। ऑनलाइन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, जो भी आपके लार्ज वैल्यू अकाउंट्स हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। तो हमने बताया कैसे कैसे। फिर बात आई टैक्स रिफॉर्म्स की, तो टैक्स रिफॉर्म को थोड़ा समझते हैं। तो आप जानते हैं जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था, बहुत बड़ा इतिहास के अंदर हमारे देश में टैक्स रिफॉर्म था ये। और ये जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसने बहुत सारे देश के टैक्सों को रिप्लेस करा। न जाने कितने सेल्स टैक्स वगैरह लगते थे, सबके बदले आ गया जीएसटी। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, नाम है इसको। पार्लियामेंट के अंदर 29 मार्च 2017 में पास किया गया था। और कब से इफेक्ट में आया ये डेट तो भुलाए नहीं, भूली जाएगी आपको, एक जीएसटी और एक डिमोनेटाइजेशन। 1 जुलाई 2017 से ये आ गया भाई, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ इंडिया के अंदर ये एक कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और ये लगाया जाता है हर एक वैल्यू एडिशन पे। अभी देखो इसको, इसने सब इतना जो खतरनाक चीजें थी, इसे एक सिंपल सा टैक्स आ गया। सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है, ये मतलब जीएसटी जो है, ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे। खत्म बात। तो ये लॉ जो आया, इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया जो पहले थे। और ये पूरे देश के लिए टैक्स है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं हर चीज़ एक होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो कुछ हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स आपका इसी तरह से डायरेक्ट टैक्स कोड वंस मेड ऑपरेशनल वुड कंसिडरेबली सिंप्लीफाइंग द डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। अब डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लाने हैं ना, ग्रेटर टैक्स कंप्लायंस के लिए। चलो भाई, ये हमने कुछ टैक्स रिफॉर्म्स की बात करी, 2018 तक ही हम अभी जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करते हैं। ट्रेड सेक्टर में क्या हुआ? देखो ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म्स में देखें तो कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे कि आपको बताना चाहती हूँ, ये रिफॉर्म्स ने एक साफ सिग्नल दिया कि भाई इकोनॉमी को और ओपन किया जाए, एक्सपोर्ट का और रोल हो, तभी तो फॉरेन करेंसी आएगी, इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी ना। कैपिटल और आए, कैपिटल फ्लो बढ़ना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, एफिशिएंट तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी बढ़िया चाहिए, बढ़नी चाहिए। दूसरे नंबर पे कि रिफॉर्म्स जो आपके ये है कि भाई मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट हो, है ना। ये हमने आपको बताया, फेरा और फेमा को जो है एक्सचेंज कर दिया गया था। सब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, तो कुछ ऐसा खतरनाक से टर्म्स बिल्कुल नहीं है। मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है, तो इसको कोई खतरनाक सी चीज़ें नहीं है। और करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, उसके बाद आपका फेयरली ओपन कैपिटल अकाउंट, लिबरलाइज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स बाय प्राइवेट सेक्टर। तो ये सब रिफॉर्म्स हमारे देश के अंदर लाए गए थे। ये सब हमने बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से समझा है पहले, है ना। तो एक एक पूरा पूरा चैप्टर इस पे समझा है, तो इस पे बैठ के डिस्कशन नहीं करेंगे अपन, है ना, क्योंकि इससे फिर क्या होगा कि हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, चैप्टर भी लंबा कर रहे हैं, और आपको पढ़ना तो है। क्लियर? तीसरे नंबर पे क्या कि इट ऑल्सो लिबरलाइज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उसे और लिबरल बनाया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आने लगे। इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस जो आपके कैपिटल इनफ्लो पे हैं, इसे थोड़ी इजी करी ताकि कैपिटल वगैरह देश के अंदर आने लगे। क्लियर? उसके बाद ये सारे मेजर्स ना, यही वजह थी कि भाई एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, इस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, आपका ग्लोबल ट्रेड के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर हमारा जो है शेयर और बढ़ गया। उसके बाद एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन अब जो है वो यहाँ पे 100% थे जीडीपी के। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन आर नाउ ओवर 100% ऑफ जीडीपी। बिल्डअप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसमें इंपोर्ट कवर हो रहा था करीब 7 मंथ्स का, है ना, 7 डेज का था ये 1991 में, तो बढ़ के इतना हुआ। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो जानी मानी नोटेबल
रिफॉर्म्स अगर हम कहें ना, रिफॉर्म्स का एक पार्ट कहें ना, तो ये फैक्ट है दैट नॉट ओनली इंडिया गॉट आउट ऑफ द क्राइसिस, इंडिया तो क्राइसिस से बाहर आई इन रिफॉर्म्स की वजह से, है ना। नॉट ओनली रीपेड बट प्रीपेड इट्स लाइबिलिटीज टू दी IMF। अभी देखो इससे फायदा ये हुआ कि हम क्राइसिस से भी बाहर आए, हमने अपने जो भी कर्जे थे वो भी लौटाए, इवन जल्दी लौटा दिए, टाइम से पहले IMF को लौटा दिए, ठीक है। और हैज टर्न एज लेंडर फ्रॉम दी बोरोवर। अब हम जो है इस रिफॉर्म्स की वजह से जो पहले बोरोवर थे और उससे बोरोवर से बदल के अब लेंडर हो गए IMF के अंदर, कि मतलब पहले तुमने कर्जा लिया था, हम बोरोवर थे, अब हम देने लग गए पैसा, समझे। स्टेटस हमें इमर्जिंग इकोनॉमी का मिला हमारा। भाई ऑब्वियसली बात है, जहाँ पैसा वहाँ पे नाम और वहीं पे इज्जत, तो इंडिया को इज्जत भी मिलने लगी क्योंकि मजबूत हुई जब, समझे। अभी आपने देखा था कोरोना के टाइम पे, जहाँ पे जो है जब इतना ज़्यादा दिक्कतें हुई थी तो इंडिया की इमेज खराब होने लग गई थी। तो इंडिया की क्या, कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आप देखो तो इज्जत तब बनती है जब पैसा हो जाए, मजबूत हो जाए। इज्जत तब घटती है जब ससुराल वाला हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो अब सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी चाइना के बाद में, बहुत ही कम वक्त में, 20 सालों में। तो ये सब रिफॉर्म्स की ही दया थी। फिर आई बात लेबर रिफॉर्म्स की, आई इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, है ना, आपका लेबर लॉज में लाने के साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे और भी कदम उठाए, इसलिए कि हर एक जो वर्कर है, हर एक जो लेबर है, उसकी खुद की इज्जत है, डिग्निटी है, तो उसको वो वैसे मेंटेन रखेगा अपनी सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से। उसका, और उसके पैसे अच्छे होंगे, उसका एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी अच्छी होगी, उसको इज्जत मिलेगी, ठीक है। और उसके साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बहुत इज्जत हो जाएगी, है ना। और वो अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सीना चौड़ा करके एकदम जो है इज्जत के साथ जिएगा। तो रिसेंट जो मेजर रिफॉर्म्स रहे वो आपको बताना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहला रिफॉर्म जो है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर कोड्स, लेबर कोड, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, तो रिकमेंडेशन जैसे सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर की रही थी, उस रिकमेंडेशन के हिसाब से सरकार ने कुछ कदम उठाए, कुछ 4 तरह के लेबर कोड्स लेकर आई। जैसे कि सबसे पहला वेजेस, दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल रिलेशन, तीसरे नंबर पे सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, चौथे नंबर पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। कैसे? बाय अमेलगेमेटिंग, मतलब इन्होंने एक जो है अमेलगेमेट करा, सिंप्लीफाई करके, आपका सिंप्लीफाई करा, उसके साथ यहाँ पे जो भी रेलिवेंट प्रोविजंस थी, है ना, या तो उनको हटा दिया या तो खत्म कर दिया, सिंपल बना दिया। जो सेंट्रल लेबर लॉज में उस समय की जो प्रोविजंस थी, उनमें से जो रुकावटें बन रही थी उनको या तो हटा दिया और या तो थोड़ा सिंपल बना दिया। दूसरा जो है उसके बारे में बताऊं, तो इन्होंने श्रम सुविधा पोर्टल को लॉन्च करा, ठीक है। सरकार ने यहाँ पे एक यूनिफाइड वेब पोर्टल, जिसका नाम क्या था, श्रम श्रम सुविधा पोर्टल, उसको लॉन्च करा ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए लेबर लॉज के इन्फोर्समेंट में, और कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आराम से सब लोग, कंप्लायंस बढ़िया हो, सब यहाँ पे जो है साथ दे रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है। तीसरे नंबर पे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 का, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। इसमें फोर्स में तो ये आया 2017 की 1 अप्रैल को। इसने क्या हुआ कि मैटरनिटी लीव को बढ़ा दिया, 12 हफ्तों से बढ़ा के 26 हफ्ते कर दिया गया। इसने कुछ बहुत फ़ायदा हुआ था, उस समय 18 लाख औरतों को फ़ायदा हुआ था। और सरकार ने अभी ये कहा है कि हम भाई 7 वीक की सैलरी भी बेयर करेंगे, ऐसी जो एम्प्लॉयज़ को और मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। फिर आया द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी अमेंडमेंट बिल 2018। इसको लोकसभा में पास करा गया 15 मार्च 2018 में, एंड राज्यसभा में पास करा गया 22 मार्च 2018 में। फोर्स में कब से आया? फोर्स में आ गया 29 मार्च 2018 से। अभी जो प्रेजेंट लिमिट, अपर लिमिट है ग्रेजुटी अमाउंट की, इस एक्ट के तहत वो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख रुपए तक कर दी गई। फिर नेक्स्ट आया अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो भाई एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में कुछ चेंज, मतलब कुछ बदलाव ध्यान में रखते हुए और एम्प्लॉयमेंट की दशा को देखते हुए भारत के अंदर, है ना, धीमे धीमे जितना लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट में भाई ऐसा भी रहा है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट से लेके शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में, टेम्पिंग के फॉर्म में, ESI कॉरपोरेशन ने अप्रूव करी एक स्कीम। स्कीम का नाम था अटल
बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अब बीमा बीमित समझ रहे हैं, तो ये इंश्योर्ड पर्सन्स के लिए थी, ये कवर हो रही थी अंडर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत। ये स्कीम क्या थी? स्कीम एक रिलीफ था जो कैश में दिया जा रहा है डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में, अगर मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, ठीक है, वाइल दे सर्च फॉर न्यू एंगेजमेंट, जब तक के लिए अपनी नई जहाँ पे भी इन्वॉल्व जॉब वगैरह के लिए ढूंढ रहे हैं, तब तक के लिए इनको पैसा दिया जाएगा। और आखिरी में उमंग, उमंग ESIC चाइना से मुक्ति मोबाइल ऐप, ये क्या है? ये IP सेंट्रिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये अवेलेबल थी थ्रू ESIC चाइना से मुक्ति मोबाइल ऐप के थ्रू आपको मिल जाएंगी चीजें। ये लॉन्च हुआ था थ्रू उमंग, उमंग मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे ये मिल रहा था। तो ये कुछ हमने लेबर रिफॉर्म्स की बात करी। अभी बात आती है कि वेयर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, कहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं दे पाए। देखिए हमने ये तो देखा पॉजिटिव साइड, तो देखिए कहाँ कहाँ रिफॉर्म से फायदा हुआ, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ चीजें और भी तो हैं जो दिक्कतों का कारण है, कुछ मैटर ऑफ कंसर्न की चीजें भी हैं जहाँ रिफॉर्म्स फायदा नहीं दिए। तो वो समझाती हूँ। पहला तो ओवरऑल ग्रोथ, है ना, इवन दो हायर फ्रॉम द पास्ट, ग्रोथ पहले अगर हम पास से देखें तो ज्यादा थी, एंड ऑल्सो इन रिलेशन टू अदर इकोनॉमी, दूसरे इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में भी ग्रोथ ज्यादा थी, है ना, लेकिन ये अनइवन बहुत रही, एक समान ग्रोथ हर जगह नहीं हुई, कहीं ज्यादा कहीं कम, ठीक है, एक्सक्लूसिव हुई, इंक्लूसिव नहीं हुई, समझे, सब इसमें नहीं आए इस ग्रोथ के अंदर। दूसरे नंबर पे जो बेनिफिट्स ग्रोथ के थे ये कुछ ही लोगों तक रह गए, है ना, ये ब्रॉड बेस्ड नहीं रहा, सारे मासेस को इतना फायदा नहीं हुआ, कुछ ही लोग को फायदा हुआ, समझे, मतलब ग्रोथ कुछ लोगों को ही बेनिफिट देखी गई। तीसरे नंबर पे इससे जितना एक्सपेंशन चाहिए था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं बढ़ी, ठीक है ना, हाई लेवल ऑफ ग्रोथ होती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो है वो स्टैग्नेटेड रही, स्टैग्नेट मतलब रुकी रही, जहाँ थी वैसी रही, तो ये चीजें थी। उसके बाद ग्रोथ ने, देखिए अगर हम कहें तो यहाँ पे इंटर स्टेट और इंटर स्टेट इनइक्वालिटीज को बढ़ा दिया, ठीक है, इसने बिहार में ग्रोथ नहीं देखने को मिली, MP का इलाका छूट गया, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, है ना, ये स्टेट्स तो बिल्कुल ही अनटच्ड रह गए, यहाँ तो ग्रोथ दिखी ही नहीं। उसके बाद ये लाइसेंस राज, इसको अबॉलिश तो कर दिया गया, बट इससे बड़ी रुकावट आ गई, वो आ गई थी इंस्पेक्टर राज की, है ना, भाई लाइसेंस राज तो हट गया लेकिन इंस्पेक्टर राज आ गया ना। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल पूरी तरीके से बदल गया था, अब यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट तो नहीं था, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट तो नहीं था बट इनडायरेक्ट था, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट, आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस वगैरह लेना, तो ये सब कुछ चीज़ें थी। उसके साथ यहाँ पे इतनी ड्यूटीज़ जो लगती थी, है ना, कलेक्शन होना एक्साइज ड्यूटीज़ का अभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। जो पुराने वाले नेक्सस थे जो आपका चल रहा था ना पॉलिटिक्स और बिजनेस के बीच में तालमेल, है ना, इतना रिफॉर्म प्रोसेस के बावजूद भी ये तालमेल बरकरार रहा, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये जो तालमेल बैठ जाता है ना पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बीच में, तो इससे बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा जनता को लॉस होता है, इन लोग का तो फायदा होता है। तो यहाँ पे देखिए द अबव हैज नॉट हैपेंड एसेंशियली बिकॉज द गवर्नमेंट हैज वर्चुअली प्रेस्ड द पॉज बटन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद अ लार्ज अनफिनिश्ड एजेंडा। देखिए क्यों नहीं चीजें इतनी बढ़ पाई, क्योंकि भाई देखो सरकार ने क्या करा, जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहे थे ना इसको रोक दिया, कुछ जो इनका जिन्होंने करना चाहिए थी, चीजें सॉल्व करनी चाहिए थी, उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करा। जैसे सरकार जो है ऐसा कर सकती थी कि भाई सॉफ्ट ऑन बोल्डर रिफॉर्म्स, ठीक है, थोड़ा जो बोल्डर रिफॉर्म्स है इनमें थोड़ा आराम से करती, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स जो कि सरकार ने देखे ही नहीं, है ना, फंडामेंटल चीजें हैं तब भी नहीं देखी हैं, और इन द चेंज सर्कमस्टेंसेस एंड टू प्रोवाइड द मच नीडेड लिंक बिटवीन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये तो देखे नहीं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे था कि लेबर मार्केट रिफॉर्म भी तो लाए जाए ना, तो सरकार ने इसे अनटच रखा। उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन है
इसको सिर्फ ऐसा देखा कि चलो ठीक है, जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा पब्लिक सेक्टर में, बस वही दे दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को। मतलब एक बैकवर्ड तरीके से इसको देखा गया, एक ब्रॉड लेवल पे इसका रोल नहीं ध्यान रखा गया। और लॉस मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर था, जहाँ जहाँ पे जिन कंपनीज को लॉस हो रहा था, वो भी यहाँ पे एक्ट करती है एज अ ड्रेन। एंड कोई भी भाई पैसा जाता रहा, लेकिन कोई एफर्ट नहीं लिए गए इसके लिए कि किस तरीके से इनको हम एक साथ लाएं इन अ लिबरलाइज्ड मार्केट इकोनॉमी। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स तो आए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स तो आए, लेकिन ये भी रिफॉर्म्स ज्यादातर पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड थे। तो भाई प्राइवेटाइजेशन कैसे, मतलब कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं लिए गए कि प्राइवेटाइजेशन करें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। अभी उसके बाद देखो, उसके बाद रिफॉर्म्स जो इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए लाने थे, वो भी बहुत ही मतलब बहुत ही मन से नहीं लाए गए, कुछ बस ले आए गए। सरकार का बहुत ज़्यादा इसमें डोमिनेंस था, है ना, कि इंश्योरेंस मार्केट इतनी ज़्यादा है अभी, इम्पोर्टेंट है ना, अभी इतनी डेवलप नहीं है, और इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है। अब आप देखते हो ना, हमारे देश के अंदर इंश्योरेंस मार्केट अभी इतनी नहीं पहुंच पाई, इंश्योरेंस हर इंसान का आप नहीं देखोगे, तो तब भी इसके अंदर इतना ध्यान नहीं दिया। एफडीआई पॉलिसी, अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी में, है ना, बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जिससे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश के अंदर नहीं आ पा रहा है। और एफडीआई ऑर्गेनाइज रिटेल में, उसके बाद सेक्टोरल कैप्स का बढ़ाना इंश्योरेंस बिजनेस में बाय फॉरेन कंपनीज, ये कुछ की एस्पेक्ट्स रहे थे रिफॉर्म्स के। तो ये कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं जिसे करनी चाहिए सरकार को। फिर बात आई अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, क्या रह गया, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा था वो कैसे अनफिनिश रहा, उसे समझते हैं। देखिए, सरकार ने के पास लिस्ट तो बड़ी लंबी है कि अभी हमें ये करना है, ये करना है, अभी ये रह गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, ठीक है, लेकिन इसको ये सरकार प्रायोरिटी तो दे ही नहीं रही है, but would become critical in driving the reforms not only deeper but sustainable in the future as the economy steps into the global environment। सीधी साफ बात कहने का मतलब ये है कि भाई सरकार जो रिफॉर्म्स जो रह गए हैं, इतने इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जिसको प्रायोरिटी नहीं दे रही है, ध्यान नहीं दे रही है, वो आप समझ लो कि फ्यूचर में ये बहुत बड़ी दिक्कत बनेंगे, जो इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक अच्छे फ्यूचर के लिए रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं करे गए हैं, कि भाई अगर हमें ग्लोबल इन्वायरमेंट में चीज़ों को देखना है तो भाई ये रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। और इट हैज़ पॉलिटिकल कंपल्शंस इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एंड गेट्स लिमिटेड बाय द लैक ऑफ कंसेंसस और मेनी बोल्डर रिफॉर्म्स। अभी सीन क्या चल रहा है, सीधा सीधा कि इतना ज़्यादा भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिक्स का बहुत रोल होता है, नेताओं का बड़ा रोल होता है, ये जो डेमोक्रेसी है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी इसमें नेताओं का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है, बहुत सारे रिफॉर्म्स के साथ कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा है, रिफॉर्म्स आए नहीं है, तो ये आसान नहीं है कहना कि देखो आप जल्दी जल्दी ले आओ, बोल्डर रिफॉर्म ले आओ, बट एटलीस्ट कुछ तो करो, है ना, कुछ तो करो, कि कुछ बोल्डर रिफॉर्म्स, कुछ उस, हम ये नहीं कहते कि सारे रिफॉर्म्स एक साथ ले आओ, लेकिन कुछ तो लाना शुरुआत करो जो कंट्रोवर्सी इतनी ना क्रिएट करे, ठीक है, उनको एटलीस्ट कुछ प्लेटफॉर्म्स तो बनाओ कि वहाँ डिस्कशंस हो कि हमें, हाँ रे ये वाला बोल इतना रिफॉर्म है। देखिए, देश के अंदर दंगा कराने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स तो बनाइए कि हाँ भाई यहाँ डिस्कशन होना शुरू हो जाए कि हम ऐसे लाने की रिफॉर्म सोच रहे हैं, ताकि बहसबाजी जितनी होनी है हो जाए, लेकिन एक वक्त के बाद इसका एक सोल्यूशन तो निकलेगा ना, कि हाँ ठीक है चलो इसमें हम अग्री करते हैं, चलो भाई लेकर आओ। और बॉर्डर लेवल पे देखो तो रिफॉर्म्स जो इकोनॉमिक के अलावा हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है, जुडिशियल रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है, छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट तभी फैलेगा, ग्रोथ तभी हो सकती है हमारे देश के अंदर। तो आप ये बात कह लो कि सारे रिफॉर्म्स, चले चाहे इकोनॉमिक हो या कोई और रिफॉर्म्स हो, ये सारे के सारे जो घूम रहे हैं ना, वो सरकार के आसपास घूम रहे हैं। आप जानते हैं सरकार का बहुत बड़ा रोल है, बट व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट इटसेल्फ। लेकिन खुद सरकार के रिफॉर्म्स का क्या, सरकार के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन सरकारी रिफॉर्म में भी तो जरूरत है ना, भाई सरकार भी तो रिफॉर्म का एक कैंडिडेट है। और डिसीजन मेकिंग जल्दी हो, भाई रिफॉर्म क्यों नहीं, रिफॉर्म सरकार में क्या आराम से काम हो रहा है, जब मर्जी आए तब कर रहे, जब जो सोच रहे हो करे, गलत बात है ना। डिसीजन मेकिंग जल्दी हो, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो, एक मिनिस्ट्री में ज़्यादा दूसरी मिनिस्ट्री में जाने में तो सालों लग जाए, सालों तो नहीं मतलब महीनों लग जाए, काम ही नहीं हो रहा, धीमे 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 चीज़ें चल रही हैं, स्ट्रक्चर इतना बेकार, टेक्नोलॉजी कुछ है ही नहीं, फटाफट से रोल नहीं है,
समझ रहे हो? तो ये सब भी तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो एक अच्छा होगा चीज़ें, तभी तो एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा इकोनॉमी को। और भाई यहाँ पे छोटे-छोटे रिफ़ॉर्म्स इसी वज़ह से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये जो है ना इतनी जो दिक्कतें इतना स्लो वर्क है सरकार के अंदर, तो आप ये कह लो कि ये वज़ह ये है क्योंकि इफ नॉट पॉज़ फॉर द सरकार अगर ना रोके चीज़ों को, तो यहाँ पे चीज़ें और अच्छे से हो जाएँ, ठीक है? अपना सरकार जो है वो बोल्डर रिफ़ॉर्म्स नहीं आ पा रहे, ये वज़ह नहीं है। बट वज़ह ये है कि सरकार इसको ध्यान ही नहीं दे रही इतना ज़्यादा। ठीक है, इट इज नॉट द एबिलिटी टू पुश बोल्डर रिफॉर्म्स विच इज being questioned, but as mentioned previously, in their ability to flag them and provide a being platform for the broad based consensus. ये जो है रिफॉर्म्स आना और बोल्डर रिफॉर्म्स लाना आ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है, ये है वो है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए एक प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया जा रहा है जिस पे डाले डिस्कशंस शुरू करें, समझे ना? तो अभी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तरीका तभी होगा जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नेशनल इंटरेस्ट के लिए होंगी, ठीक है? पार्टी का इंटरेस्ट नहीं देखना है क्योंकि सरकारें तो आती जाती जाएँगी। ये देश चलना चाहिए भैया, तो ये देश चलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी पार्टी का फ़ायदा देखने से अच्छा है कि अपने देश का फ़ायदा देखा जाए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfaias, and if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button, enjoy the various perks. Also you can watch these videos on Facebook, just like the page Surfaias, and Twitter, Instagram, Telegram, all the link are in description box. Please follow me. Thank you so much. Have a nice day.